Hello students, so I'm back with next session of this NSEP series. So today we are going to discuss about motional EMF in various circuit elements. तो कौन सा केस हम डिस्कस करेंगे मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आज का जो फ्लो रहेगा सेशन का वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम आज क्या करने वाले हैं, फिर मैं उसकी थ्योरी कवर करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर एक टीजर दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम किस तरह की सिचुएशन डील करने वाले हैं, तो जैसे ये मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स एक यू शेप्ड वायर फ्रेम में फिट किया हुआ है और यहाँ पे हम एक रॉड रखेंगे, ठीक है, और ये रॉड मान लेंगे कि एक्स नॉट पोजिशन पे है, एक्स इक्वल्स टू जीरो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक्स नॉट पोजिशन पे है, टी इक्वल टू जीरो पे, और हमने इसको कुछ इम्पल्स दिया है आई, ठीक है, इस रॉड को, रॉड का मास m था, रॉड की लेंथ l थी, इसको हमने कुछ इम्पल्स दे दिया है और स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इस यू शेप के वायर फ्रेम से के प्लेन से परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस रॉड का मोशन कैसे होगा, बाय अज्यूमिंग दैट इस बॉक्स के अंदर हम अलग अलग तरह के सर्किट एलिमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कभी मैं इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस मानना चाहूंगा, कभी मैं इसके अंदर इंडक्टेंस मानना चाहूंगा, कभी मैं इसके अंदर कैपेसिटर मानना चाहूंगा, ठीक है, कभी मैं मे बी इसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर मानना चाहूंगा, कभी मैं इसके अंदर इंडक्टर और रेजिस्टर मानना चाहूंगा, कभी मैं इसके अंदर केवल इंडक्टर और केवल कैपेसिटर मानना चाहूंगा, और कभी मैं इसके अंदर तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मानना चाहूंगा। सो अ टोटल ऑफ 7 केसेस आई वांट टू अज्यूम, आई वांट टू सी कि इन सारे केसेस के अंदर इस रॉड का मोशन किस तरीके का होगा। इस पूरे डिस्कशन में हम g को जीरो मानेंगे, यानी कि हम ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये रॉड जो है ये यू शेप वायर फ्रेम से हमेशा कनेक्टेड रहेगी और इस वायर फ्रेम की लेंथ भी हम इनफाइनाइट मान ले रहे हैं, यानी कि रॉड का मोशन अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो हम कभी भी इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि कहीं रॉड इस यू शेप्ड वायर फ्रेम से डिटैच तो ना हो जाए। तो ये सारे केसेस हम करने वाले हैं। इनमें से कुछ केसेस शायद तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हो। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस वाला केस एक बहुत पॉपुलर केस होता है जो कि करवा दिया जाता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी और बुक्स के अंदर भी होता है, लेकिन बाकी सारे केसेस का डिस्कशन नहीं किया जाता। तो आज डिस्कशन को कॉम्प्रिहेंसिवली करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम केस वन कंसिडर कर रहे हैं। केस वन में हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है R, ये मान लेते हैं रॉड है, इसको हमने कुछ इम्पल्स दिया था I, इसका मास m मान लेते हैं, लेंथ l मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x नॉट था t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। और अब सब्सिक्वेंटली क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं जब टाइम t हो चुका है, उस टाइम पे ये रॉड v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये x पोजीशन पे है। तो इस समय अब जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो इस समय यहाँ इस रॉड के अंदर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा जिसकी वैल्यू VLB लिखी जा सकती है, और इसकी वजह से इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा होगा जो कि इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस करंट की जो वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं VLB/R। ये जो यू शेप वायर फ्रेम है ये रेजिस्टेंस लेस है, रॉड के अंदर भी किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये करंट अब जब इस रॉड में से फ्लो करेगा तो अब रॉड के अंदर, रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यानी कि इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये फोर्स हम रॉड पे बना देते हैं, लेट्स ड्रॉ इट इन ग्रीन कलर। तो इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा जो कि BIL होगा, और यही वो फोर्स होगा जो रॉड के मोशन को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइक रॉड के ऊपर अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखता हूँ, ठीक है, अगर हम लिखते हैं F इक्वल टू ma, ये वाली इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो F को हम लिखेंगे माइनस ऑफ BIL, माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे m इंटू dV/dt भी लिख सकते हैं, और हम इसको चाहें तो m इंटू V dV/dx भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने बना दी हैं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो लेट्स डू दैट। तो ये बन जाएगा माइनस B इंटू एल, आई को हम लिख देंगे VLB/R, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेट्स यूज
डी वी बाई डी टी फॉर नाउ, डी वी बाई डी टी इंटू एम। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, विच लुक्स प्रेटी सिंपल टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए लेट्स यूज द ब्लू कलर पेन। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी एल स्क्वायर, माइनस ऑफ बी एल स्क्वायर बाय एम आर इज इक्वल्स टू, और डी टी भी इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू डी वी बाई वी। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टाइम जीरो से लेके टी तक चला गया, वेलोसिटी हम मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी नॉट थी और अब वी हो गई है। ये वी नॉट हम कैसे लिखेंगे, इस वी नॉट को हम लिख सकते हैं इम्पल्स अपॉन मास, ठीक है, जो भी इम्पल्स अपन ने दिया था उसको मास से डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैं इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसको फर्दर सॉल्व अगर हम करें, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स डाल देनी है। वंस वी डू दैट, द वैल्यू, द एक्सप्रेशन फॉर वी दैट वी गेट इज वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वी कैन सी दैट ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम इस पोजीशन में है कि हम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। लेट्स आल्सो एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन v एंड x। ओके, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर रिलेशन बिटवीन v एंड x। अब उसके लिए कई तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, हम माइनस बी आई एल को इक्वेट कर सकते हैं एम वी डी वी बाई डी एक्स से। ठीक है, तो अगेन बी माइनस बी आई एल को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस बी इंटू एल इंटू वी एल बी बाय आर, आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, इज इक्वल्स टू एम वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा and therefore we will get minus lb whole square by mr into dx is equals to m into dv। तो ये इक्वेशन हमें मिल रही है एंड प्रेटी सिंपल है। इसको इंटीग्रेट करोगे अगर, ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू x नॉट से x तक चेंज होगी और v की वैल्यू v नॉट से लेके v तक चेंज होगी। तो इस इंटीग्रल को फिनिश करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज v नॉट माइनस एल बी स्क्वायर अपॉन एम कैपिटल आर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमने v एज अ फंक्शन ऑफ t भी निकाल लिया, v एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल लिया है। ठीक है, अब अगर तुम्हें रिलेशनशिप बिटवीन x एंड t चाहिए, ठीक है, तो वो भी बहुत इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन बिगिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, लाइक अगर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो इसके लिए v एज अ फंक्शन ऑफ t हमने लिखा था, वहां से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये था v इज इक्वल्स टू ई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। तो ये जो v है, ये जो v है, इसको हम dx बाई डी टी लिख देंगे। तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम v नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। ठीक है, तो इस डी टी को यहाँ से हटा के इधर ले आते हैं। नाउ वी विल इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद the result that we will get is x equals to x naught plus m r v naught by b square l square into 1 minus e raised to power minus b square l square by mr into t। So this is the equation that we are going to get। So x as a function of t आ गया, v as a function of t आ गया, x और v में रिलेशन आ गया। So I guess इस केस को हम जितना भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। और जो 3 रिलेशन हमने निकाले हैं, अगर उन 3 रिलेशन की करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ्स बनाएं, सपोज अगर मैं v वर्सेस t ग्राफ की बात करूं, ठीक है, क्वालिटेटिव ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, v नॉट से वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होकर जीरो की तरफ जाएगी और इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगी। ठीक है, और इसी तरह का ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं, मान लो v और x के बीच में, तो v और x के बीच में वी गॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, जो रिलेशनशिप हमें आया था उसके अकॉर्डिंग ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विद नेगेटिव स्लोप। इसमें x इक्वल्स टू x नॉट पे जो वेलोसिटी थी वो थी v नॉट। ठीक है, और एक पर्टिकुलर x पे विच विल बी गिवन बाय एम आर वी नॉट डिवाइडेड बाय बी एल होल स्क्वायर
प्लस एक्स नॉट। इस पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन v एंड x। अब इसी तरीके से अगर x और t के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अगर x और t के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी विल गेट विल बी समवॉट लाइक दिस, कि x नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में होता है। और ये वैल्यू यही वाला नंबर होगा, ये वाला जो नंबर हमने लिखा है, दैट मीन्स ये वैल्यू होगी एम आर वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स नॉट। तो ये हमने तीनों केसेस के ग्राफ भी बना दिए। सो दैट गिव्स अस अ क्लोजर ऑन केस वन। सो वी आर डन विथ केस वन। वी विल नाउ बिगिन केस टू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस। सो केस टू के अंदर हम इस बार केवल इंडक्टर को कंसिडर करने वाले हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि हमने वायर फ्रेम में एक इंडक्टर लगा रखा है, सर्किट में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारी रॉड है, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो इसके अंदर जो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा वो VLB आ जाएगा, और सर्किट में जो करंट है वो I मान लेते हैं। ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो एक इक्वेशन हम लूप रूल से बना सकते हैं। तो लूप रूल से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये बनेगी प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को ई को हम वी एल बी भी लिख सकते हैं। सो वी एल बी इज इक्वल्स टू एल टी आई बाई डी टी। सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और दूसरी हम न्यूटन सेकेंड लॉ से बनाएंगे, यानी कि F इक्वल टू एम ए से बनाएंगे। तो अगेन इस पे जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ बी आई एल लग जाएगा। इनफैक्ट सारे के सारे केसेस जो हम करेंगे उसमें फोर्स यही लगेगा पीछे की तरफ। तो इसको लिखेंगे माइनस बी आई एल इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू रिमेन कॉमन इन ऑल द केसेस दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। राइट नाउ लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 6। वैसे हमने पहले भी इक्वेशन लिखी थी, हम वहाँ से भी रिकॉल कर सकते थे, बट वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग दिस इक्वेशन इन एवरी केस दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आई की वैल्यू जो है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 6 से निकाल के 5 के अंदर, 6 इक्वेशन से निकाल के 5 के अंदर। सो दैट विल गिव अस वी एल बी इज इक्वल्स टू एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 6th इक्वेशन से निकाल के 5th इक्वेशन के अंदर डाल दो। तो ये बन जाएगा माइनस एम बाई बी एल इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये बन गया है। अब नेक्स्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, जैसे इसको हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज बी एल बी प्लस स्मॉल एम कैपिटल एल बाय बी एल, ठीक है, इनटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। तो और थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाती है डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर अपॉन एम इंटू एल इंटू वी इक्वल टू 0। अब केयरफुली नोट करो कि ये इक्वेशन एस एच एम की इक्वेशन को रिजेंबल करती है, ठीक है। तो ये एस एच एम की इक्वेशन को अगर रिजेंबल करती है तो इसका मतलब जो v का सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे हमने और कुछ नहीं लिखा है। और इसमें जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो होगी बी एल बाई रूट ऑफ एम कैपिटल एल, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 7। तो अब हमें ए और 5 पता लगाना है। तो ए और 5 पता लगाने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन थी कि t इक्वल टू 0 पे x 0 था, सॉरी x नॉट था, वेलोसिटी को हम v नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, और सर्किट में कोई करंट नहीं था। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस थी। तो इस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं t को 0 डाल दूं तो v को v नॉट डाल दूं तो वी विल गेट a साइन फाइव, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 8। एंड करंट का 0 होना, तो करंट जो है, करंट dv बाई dt के प्रोपोर्शनल है। ये बात हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 से। इक्वेशन नंबर 6 से हम कह सकते हैं दैट I इज
actually it's equal to minus m by bl into dv by dt. This we can say from equation number 6, we are recalling that. ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर मैं करंट को जीरो डालता हूँ तो यानी कि v के डेरिवेटिव को मैं जीरो डाल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब होगा कि a ओमेगा कॉस फाई को हमने जीरो से इक्वेट करा. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 9. तो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को यूज करके a और फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, और निकालने पर जो रिजल्ट आता है वो ये आएगा कि a जो है वो तो v नॉट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और जो v का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा v नॉट कॉस ओमेगा टी. ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 10. ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि v का वी आर गेटिंग अ साइनसोइडल एक्सप्रेशन. अब v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, तो ये इक्वल हो जाएगा v नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी के. तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी v नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी. तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके की आ जाएगी v नॉट बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस एक्स नॉट. So this is what we are going to get for x. Let's call this as equation number 11. तो इक्वेशन नंबर 11 से ये एविडेंट है कि पार्टिकल जो है वो SHM या जो रॉड है, रॉड अपनी इनिशियल पोजीशन के अबाउट SHM करने लगेगी, और उस SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा वो v नॉट बाय ओमेगा होगा. तो इस केस के अंदर, ठीक है, गोइंग बैक, इस केस के अंदर रॉड बैक एंड फोर्थ मूव करेगी, मतलब कि पहले आगे जाएगी, ठीक है, v नॉट बाय ओमेगा डिस्टेंस तक, फिर लौट के वापस आएगी. तो इस तरीके से ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, और अगर हमें इसी एक्सप्रेशन में करंट निकालना हो तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 6 को यूज करके निकाल सकते हैं. वो होगा माइनस एम बाई बी एल इंटू डी वी बाई डी टी. तो v का एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आ गया है तो हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन वगैरह करके. इट विल अल्टीमेटली बिकम रूट ऑफ m बाय एल इंटू वी नॉट into sine of omega t. So let's call this as equation number 12. तो हमें करंट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है. ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ अगर तुम नोट करो कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर इंडक्टर की एनर्जी हम निकाल लें हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ कैपिटल एल इंटू आई स्क्वायर विल बिकम एम बाय एल इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. So this is half into m v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, तो ये हमने इंडक्टर की एनर्जी निकाल दी. और अब अगर तुम मान लो रॉड की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और v का एक्सप्रेशन हमने निकाला है v नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो नोटिस करो कि अगर मैं इंडक्टर की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करता हूँ तो रॉड को जो हमने इनिशियल एनर्जी दी थी उसके बराबर आ गया. दैट मीन्स कि वी कैन सी नाउ कि जो हम रॉड को इनिशियल इम्पल्स दे रहे थे, उस इम्पल्स से जो काइनेटिक एनर्जी रॉड के अंदर आ रही थी, इट इज़ दैट एनर्जी विच इज़ ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द रॉड एंड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली. So this is what is happening in this case. Again, a very interesting case to remember. ठीक है, so that brings us to the conclusion of the second case. So केस 1 में हमने देखा था, केस 1 के अंदर हमने देखा था कि वेलोसिटी का जो फंक्शन है, ठीक है, वो e रेज़ टू पावर समथिंग इनटू t, मतलब कि साइनसॉइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा था. केस 2 के अंदर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, और इसके अंदर जो रॉड है वो ऑसिलेट कर रही है. इसके अंदर रॉड ऑसिलेट नहीं कर रही थी, बट इसके अंदर रॉड ट्रैवल करके और फिर उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो जा रही थी कुछ टाइम के बाद. तो दो केसेस हमने डील कर लिए हैं. लेट्स गो विद द थर्ड केस नाउ. तो थर्ड केस में ऑब्वियसली जब हम ओनली आर की बात कर चुके, ओनली एल की बात कर चुके, तो अब समय है ओनली सी की बात करने की. लेकिन इसकी बात करना थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर हम सीधे सी की बात करने जाएंगे तो वी विल गेट स्टक. तो ठीक है, इसको अभी हम ऑन होल्ड रखते हैं. इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अ स्ट्रैटेजी. क्या हम आर एंड सी वाला केस पहले करते हैं, ठीक है, आर भी लेते हैं सी भी लेते हैं, और फिर केस 3 निकालने के लिए मैं केस 4 में रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर दूंगा, एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, वी आर गेट द कंक्लूजन फॉर केस 3. So right now we are going to solve for case 4. Now what was case 4? So in case 4 we had a capacitor and we have an inductor, sorry, a resistor.
कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। रॉड की वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मास m है, लेंथ l है, किसी इंस्टेंट पे v स्पीड से ट्रैवल कर रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एक EMF जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू VLV होगी। अब हम आगे की क्वेश्चन लिखेंगे। ऑफ कोर्स दिस EMF कैन लीड टू अ करंट, इट कैन चार्ज द कैपेसिटर। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लूप रूल ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो विल बिगिन बाय राइटिंग द लूप रूल। तो अगर हम लूप रूल लिखते हैं, वी विल गेट प्लस ई माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। एक और चीज़ नोटिस करो कि सर्किट का जो करंट है आई और इस प्लेट कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है इनमें भी रिलेशन होगा। आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है, दैट विल बिकम द करंट इन द सर्किट। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू राइट न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। ये मैंने कहा था कि कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि ये इक्वेशन हर केस में लिखी जाएगी। तो माइनस बी आई एल is equals to m into dv by dt. So this becomes our equation number 15. तो अब 13, 14, 15 ये तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। So let's see how we are going to solve. So as a step 1 we are going to eliminate I from equation 13 and equation 15. तो equation 13 में E की वैल्यू, ठीक है, मतलब I'll write the step here. What we are doing, we are eliminating I, ओके, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड 15, ठीक है। तो E की जगह पे हम लिख देते हैं VLB, फिर माइनस क्यू बाई सी माइनस आर इंटू आई, और I को हम लिख सकते हैं माइनस एम बाई बी एल इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो ये हमने I को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 16 सो दैट वी कैन टॉक, ठीक है। तो दिस वाज आवर स्टेप 1, लेट मी कॉल दिस एज स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2 फिर से आई को एलिमिनेट करेंगे, इस बार लेकिन यूजिंग इक्वेशन नंबर 14 एंड 15। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट आई, ओके, यूजिंग 14 एंड 15। तो 14 एंड 15 इक्वेशन को यूज करते हैं। तो 14 इक्वेशन इज मेयरली द डेफिनेशन, ठीक है। तो सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं 15 के अंदर। सो वी विल गेट माइनस बी एल इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर वी विल एंड विथ माइनस बी एल इंटू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू होगा क्यू माइनस 0 क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था, इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी होगा वी माइनस वी नॉट। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल रही है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 17, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। वी कैन एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ V। तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई बी एल विद अ नेगेटिव साइन। सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। अब स्टेप 3 हम क्या करेंगे सॉल्व करने का? तो स्टेप 3 के अंदर हम Q की जो अभी वैल्यू निकाली है हमने इक्वेशन नंबर 17 में, उसको 16 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो आई विल राइट हियर सब्सटीट्यूट Q from 17 into equation number 16. So let's do that. So once we do that, we will get VLB, equation number 16, VLB minus 1 by C into Q, और Q है minus M by BL into V minus V naught, ठीक है। and plus we are going to get MR by BL into dV by dt, ओके, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एन इक्वेशन इन ओनली वेलोसिटी एंड टाइम। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगी dv बाई dt प्लस v इंटू 1 अपॉन आर सी प्लस बी एल स्क्वायर बाय एम आर, दिस थिंग इज इक्वल्स टू V नॉट बाय आर सी। तो देखो अगेन ये इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, विच डजंट लुक लाइक अ वेरी सिंपल वन। तो इसको थोड़ा सा राइटिंग ईज के लिए, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू राइट,
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक dv/dt प्लस, ठीक है, तो v के साथ ये जो पूरा नंबर है इसको मैं c1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इधर जो पूरा नंबर है इसको c2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि मैं c1 को मानना चाहता हूँ 1/RC प्लस BL² बाय m कैपिटल R, ठीक है, और c2 को मैं मानना चाहता हूँ V0/RC। तो ये चेक कर लो, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसी इक्वेशन को देख के इट लुक्स इजियर टू सॉल्व, इट लुक्स डूएबल, ठीक है। जैसे अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कि dv/dt की जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज c2 माइनस c1v एंड देयरफॉर dv/c2 माइनस c1v इज इक्वल्स टू dt। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वी विल गेट ln c2 माइनस c1v अपॉन माइनस c1 इज इक्वल्स टू t माइनस ज़ीरो कर देते हैं इसको, मतलब वो इनिशियल इंस्टेंट तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, ये मैं यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा बाईपास कर रहा हूँ, यू कैन योरसेल्फ डू इट। तो यहाँ से v की जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी c2/c1 1 माइनस e⁻⁻c1t प्लस v0 इंटू e⁻⁻c1t। तो ये इक्वेशन आ गई है। इसमें भी अगर हम c1 c2 की वैल्यू डाल देते हैं तो अल्टीमेटली ये जिस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी वो है m इंटू v0 डिवाइडेड बाय m प्लस b²l²c, ठीक है, इंटू इंटू 1 माइनस e⁻माइनस ऑफ m प्लस b²l²c डिवाइडेड बाय mRc इंटू t, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग एंड देन प्लस v0 into e⁻माइनस ऑफ दिस सेम थिंग, लेट मी कॉल दिस एज मे बी बीटा, तो यहाँ पे ये बीटा इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, सो ये हमने क्या किया, हमने v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लिया है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 19। ओके, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 19। तो अब इस, क्योंकि ऑब्वियसली ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन, तो जैसे एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो v जो है वो v0 आना चाहिए, चेक करते हैं आ रही है क्या। तो t को अगर मैं ज़ीरो डाल देता हूँ तो बिल्कुल v इक्वल टू v0 आ रही है, तो ये कंडीशन तो ओके है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर t को इनफाइनाइट डाल देते हैं, ठीक है, तो t को इनफाइनाइट डालने से हमको जो v की वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी v0 अपॉन 1 प्लस b²l²c बाय m, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी हम इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट डिवाइडेड बाय m प्लस b²l²c, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी v की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो बहुत देर के बाद जो रॉड है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, ठीक है, और सर्किट के अंदर करंट ज़ीरो हो चुका होगा, ठीक है। तो इस केस में ये आ गया, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट और देखो कि इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है r इंटू सी अपॉन 1 प्लस b²l²c बाय m। तो ये इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वी कैन सी कि टाइम कांस्टेंट r के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर हम r को ही ज़ीरो कर दें, यानी कि अब मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ, अगर हम r को ही ज़ीरो कर दें तो टाइम कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि नेग्लिजिबल टाइम के अंदर स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में हम क्या मान रहे थे, स्टेडी स्टेट में हम ये मान रहे थे कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, केवल कैपेसिटेंस है, तो हम जैसे ही इम्पल्स इम्पार्ट करेंगे वैसे ही रॉड के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी
ठीक है, और फिर रॉड इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली चलती रहेगी और सर्किट के अंदर जीरो करंट होगा। ठीक है, तो ये हमने थर्ड केस की बात भी कर ली है। ठीक है, तो ये हमने केस थर्ड की बात कर ली है कि केस थर्ड के अंदर जब हम एक इम्पल्स देंगे उसके बाद इमीडिएटली बात स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ठीक है, एंड देन द रॉड विल कंटिन्यू टू मूव, द सर्किट एंड द करंट विल बी जीरो। तो ये हमने 3 और 4 केस को डिस्कस कर लिया है। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट केस नंबर 5। लेट्स गो टू केस 5 नाउ। सो केस 5 में अब हम R एंड L इनको एक साथ लेंगे। तो अब हमारे सर्किट में इंडक्टर भी है और हमारे सर्किट में रेजिस्टर भी है। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम। तो ये रॉड है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एंड इट इज़ मूविंग विद द स्पीड v एट सम इंस्टेंट। तो इसके अंदर जो EMF जनरेट होगा वो VLB होगा और एज अ रिजल्ट सर्किट के अंदर एक करंट आ जाएगा। तो वी विल बिगिन बाय राइटिंग लूप रूल। सो दैट विल बी E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 20। ठीक है, फिर वापस हम फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे तो वो तो सेम ही रहती है, बी आई एल इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 21। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि 21 नंबर की इक्वेशन से आई निकाल के 20 इक्वेशन में डाल दो। तो इससे हमको मिलेगा वी एल बी माइनस एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस एम बाई बी एल इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, एंड देन माइनस ऑफ माइनस एम बाई बी एल इंटू डी वी बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो रीअरेंज करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, प्लस आर बाई एल इंटू डी वी बाई डी टी प्लस बी एल का स्क्वायर बाय एम आर इंटू वी इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 22। तो इक्वेशन नंबर 22 जो है ये डैम्ड ऑसिलेशन के लिए जो इक्वेशन बनती है उससे मैच कर रही है। उसके लिए इक्वेशन होती है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 इंटू बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये देखो ये फॉर्म कंपेयर हो रही है। ठीक है, इसके अंदर बस जो यहाँ पे x है वो ऊपर v से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब डैम्ड ऑसिलेशन में फिर 3 तरह के केस बनते हैं। एक केस बनता है क्रिटिकली डैम्ड का। ठीक है, एक केस बनता है क्रिटिकली डैम्ड का, एक केस बनता है ओवर डैम्ड ऑसिलेशंस का। ठीक है, और एक केस बनता है अंडर डैम्ड का। तो हम ये अंडर डैम्ड मान के सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज यही सबसे पॉपुलर केस होता है। इनफैक्ट हम एसएचएम में भी जब डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो अंडर डैम्ड मान के ही पढ़ते हैं। तो अंडर डैम्ड के लिए अगर हम जो जनरल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन की बात करें तो उसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ये ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस बीटा टी एंड देन साइन ऑफ रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, आई एम सॉरी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन का फॉर्म रहता है। ठीक है, तो फिर इस बार फिर v को हम क्या लिखेंगे, तो v का जो एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, ये बनेगा a इंटू ई रेज टू पावर r बाय 2l विद नेगेटिव साइन इंटू टी देन साइन ऑफ रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर एंड देन माइनस आर बाय 2l का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस फाइव। तो ये v का एक्सप्रेशन बनेगा। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 23। तो इस केस में v का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को देख के हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि v का जो वेरिएशन होगा वो वैसा ही होगा जैसे डैम्ड ऑसिलेशन में x का होता है। यानी कि जो v का ग्राफ है, ठीक है, v का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये v का ग्राफ बन रहा है माइंड यू। ठीक है, तो v का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो भी इसी तरह का बन जाएगा। ये बात प्रूव करने का एक्चुअली डिफरेंट तरीका है। डिफरेंट तरीका ये है
कि इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करके v निकालना चाहूँ, ठीक है, तो v का जो फॉर्म आएगा वो भी सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उल्टा भी ट्रू होना चाहिए कि अगर v का फॉर्म ऑलरेडी इस फॉर्म में है जैसा कि अभी है, तो x का भी सिमिलर फॉर्म में आना चाहिए। तो यानी कि इस केस में रॉड डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगी, इस केस के अंदर रॉड जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगी। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 5। ठीक है, अब आते हैं हम केस नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, तो केस नंबर 6 जो है उसके अंदर हम एल और सी दोनों यूज़ कर लेते हैं। तो इस बार हमने मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो इस बार इंडक्टर के साथ हमने कैपेसिटर लगा रखा है। ठीक है, एंड इंडक्टर एल है, कैपेसिटेंस सी है, ये रॉड है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी, ईएमएफ आएगा विच इज वी एल बी, करंट आई मान लेते हैं, एंड नाउ अच्छा चार्ज इस पे क्यू और माइनस क्यू मान लेते हैं। और अब हम सबसे पहले लूप इक्वेशन लिखते हैं, तो ये बन जाएगी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 24। एक हम फोर्थ इक्वेशन बना लेंगे which will be minus BIL is equals to m into dV by dt। तो ये एक फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, और फाइनली एक इक्वेशन और होगी, क्योंकि I और Q दोनों प्रेजेंट है हमारे इक्वेशन में, तो I और Q के बीच का रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। तो वो ये रिलेशन आ जाएगा। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 26। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो 25th इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आई को लेट्स राइट इट एज डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस बी इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू एल इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी आ जाएगा। डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी एल इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस बी एल क्यू माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस वी नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 27। ठीक है, अब इस इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 24 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने किस चीज़ की वैल्यू निकाल ली है, हमने q की वैल्यू को निकाल लिया है, सॉरी v को q की टर्म्स में निकाल के सब्सटीट्यूट कर देता है। तो इक्वेशन नंबर 24 जो है उसमें e की जगह पे हम लिखेंगे वी एल बी एंड देन वील राइट एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू ज़ीरो। तो v को हम q की टर्म्स में डाल देंगे, i को भी q की टर्म्स में डाल देंगे। सो वील गेट अ कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ q। सो लेट्स डू दैट। तो ये करने पर व्हाट वील बी गेटिंग, लाइक पहले मैं v को q की टर्म्स में डाल देता हूँ। तो एल बी और v की जगह पे आ जाएगा माइनस क्यू बी एल अपॉन एम प्लस वी नॉट। ठीक है, इसी तरीके से एल डी आई बाई डी टी बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी। तो यहाँ से अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लें अगर, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वन अपॉन एल सी प्लस बी एल स्क्वायर बाय एम एल। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी नॉट एल बी बाय एल। तो यहाँ से देखो फिर वही एस एच एम की इक्वेशन आ गई। लाइक इसको अब हम कंपेयर करें अगर एस एच एम की इक्वेशन से, विच इज़ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एम। तो यहाँ से पता लग रहा है कि चार्ज की वैल्यू ऑसिलेट करेगी और एक मीन वैल्यू के अराउंड ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो और वो मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इनको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लाइक ये जो पूरी चीज़ है ये ओमेगा बन जाएगी, फिर इस पूरी क्वांटिटी को मैं ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो चार्ज की मीन वैल्यू आ जाएगी। तो चार्ज का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वी नॉट एल बी अपॉन 1/c प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। ठीक है, दिस प्लस ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा। ओमेगा यहाँ से हम निकाल लेंगे तो मैं ओमेगा टी लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 5। तो यानी कि ये वाली वैल्यू बनेगी क्यू की मीन वैल्यू। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 28। तो इक्वेशन नंबर 28 में अब हमें ए और 5 पता लगाना है। ठीक है,
तो ये इसको पता नहीं लगा कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन है वी का एक्सप्रेशन निकालना। तो पहले वी पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो वी पे कंसंट्रेट करने के लिए हमने जो भी क्यू का एक्सप्रेशन बनाया है उसको वी और क्यू के बीच में जो रिलेशन था, जो कि इक्वेशन नंबर 27 में लिखा हुआ था, उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 27 में लिखा था v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस क्यू बी एल बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा v नॉट माइनस बी एल बाई एम इंटू क्यू, और q को हम लिख देंगे v नॉट बी स्मॉल एल अपॉन 1/c प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। ठीक है, प्लस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमने q की वैल्यू को डाल दिया है। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन अगर करें, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करें, तो v आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बाय एम। ठीक है, माइनस ए बी एल बाय एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर a निकालना अभी भी बाकी है, तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 29। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नंबर से इक्वेशन का रेफरेंस करूँगा। तो एट t इक्वल टू ज़ीरो, एट t इक्वल टू ज़ीरो वी हैव v इक्वल टू वी नॉट एंड वी हैव dv बाई dt यानी कि करंट एज ज़ीरो एंड वी हैव q एज ज़ीरो। तो ये सारी की सारी कंडीशन इनिशियल कंडीशंस हैं। ठीक है, इनको यूज़ करके वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट नहीं सॉरी वी इक्वल्स टू सॉरी वी नॉट ही आएगा। टी इक्वल टू जीरो डाल देंगे तो वी की वैल्यू वी नॉट आ जाएगी। तो वी नॉट इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी बी स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, माइनस ए बी एल बाय एम इंटू साइन फाइव। ठीक है, एंड इसके अलावा हमें मिल रहा है माइनस ए बी एल बाय एम इंटू कॉस फाइव इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और फाइव की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई तो फिर हम इस वाली इक्वेशन में इसको वन डाल देंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर a की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी माइनस वी नॉट सी बी एल, माइनस वी नॉट सी बी एल अपॉन 1 प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। तो ये वैल्यू आ गई a की। तो फाइनली वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू राइट द वैल्यू ऑफ v, क्योंकि अब हमें a पता लग गया, फाइव पता लग गया। ठीक है, तो फाइनली जो v का एक्सप्रेशन बनेगा इस बार वो बनेगा वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। ठीक है, दिस एंटायर थिंग इनटू 1 प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस, तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 30 और v एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो यानी कि यू कैन सी दैट इट्स बेसिकली अ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, ओमेगा कितनी है? ओमेगा है रूट ऑफ 1 प्लस एल सी प्लस बी एल स्क्वायर बाय एम एल। तो ये है ओमेगा की वैल्यू। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एल सी देन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी एंड बाय एल। तो ये बन गया ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के, ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख के हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी एक्चुअली दो पार्ट्स का सुपरपोजिशन है। ठीक है, एक पार्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा पार्ट है वेलोसिटी इन एस एच एम। ठीक है, एस एच एम करते हुए पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन दो चीज़ का सुपरपोजिशन होगा, लीनियर मोशन का
और ऑसिलेटरी मोशन का। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, देखो, मतलब ऑसिलेशंस होते रहेंगे और ग्रेजुअली आगे शिफ्ट होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से रॉड अभी मूव करने वाली है। तो ये हमने 6th केस से भी डील कर लिया है। ठीक है, और अब हम आते हैं 7th केस के ऊपर। ठीक है, तो 7th केस हमारा लास्ट केस है जिसमें कि हम तीनों को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, आर को भी, एल को भी और सी को भी। इन तीनों को एक साथ कंसिडर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये देखते हैं। सो केस 7 विच इज आवर लास्ट केस नाउ। तो इस केस में इस बार हम तीनों एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एल भी है, सी भी है, आर भी है। ठीक है, एंड देयर इज अ रॉड। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे v स्पीड से जा रही है, ईएमएफ इसके अंदर आ जाएगा जो कि VLB के बराबर होगा। सर्किट में करंट आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लूप रूल लिखेंगे। ठीक है, तो लूप रूल होगा प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 34 नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल हैव आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, इसको 35 नाम दे देते हैं। ठीक है, और एक फोर्स इक्वेशन जो कि मैंडेटरी है, हर बार बनी है, -b इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी बाई डी टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 36। ठीक है, तो अब हम अगेन इसमें i को डी क्यू बाई डी टी अगर रख दें तो यही इक्वेशन बन जाएगी -bl इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी। तो ये बन जाएगा -bl इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अब हम फर्दर लिख सकते हैं -l इंटू क्यू माइनस ज़ीरो is equals to m into v minus v naught. Let's call this as equation number 37। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 34 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे वी आर गोइंग टू गेट वी एल बी माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 34 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उससे आया है। ठीक है, और अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए या क्यू की वैल्यू को या इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, अगर क्यू की वैल्यू 37 से निकाल के इसमें डाली जाए, ठीक है, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो ये वाला स्टेप एक्चुअली करना था। Q की वैल्यू को निकाल के डालेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय बी एल। ठीक है, ये साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगेन प्लस r इंटू एम बाय बी एल इंटू डी वी बाई डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये q बाई सी में भी q को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा m बाय बी एल सी इंटू वी माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन को अब थोड़ा रीअरेंज करो तो ये बन जाएगा इतना, डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस आर बाय एल इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, प्लस v इंटू 1/LC प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम एल। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम वी नॉट बाय एल सी। ठीक है, तो अगेन ये इक्वेशन जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 7 केसेस हमने कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइज जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने इस सेशन में कवर करी हैं। जनरली ये थ्योरी बुक्स में नहीं मिलती है, कोई इंस्टीट्यूट में भी कवर नहीं करता है। सो इफ़ यू आर एवर फेस्ड विद प्रॉब्लम फॉर दिस यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो केस 1 में हमने ओनली आर माना था,
तो ओनली आर वाले केस में v वॉज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, v जो था इट वॉज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, v, तो v की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड केस में हमने केवल l लिया था, तो इसके अंदर रॉड परफॉर्म्ड एस एच एम, ओके, रॉड परफॉर्म्ड एस एच एम इन दिस केस, ठीक है। थर्ड केस के अंदर हमने ओनली सी लिया था, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग केस। इसके अंदर हम जो भी इम्पल्स इम्पार्ट करेंगे, ठीक है, उस इम्पल्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा m प्लस एक इफेक्टिव मास से, ठीक है। ये इफेक्टिव मास कैपेसिटर की प्रेजेंस से आता है। तो इतनी वेलोसिटी जो भी होगी, इस वेलोसिटी के साथ रॉड मूव करना स्टार्ट करेगी और फिर इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, ठीक है। अगर हमने मान लो आर एंड सी को कंसिडर किया होता, ठीक है, तो इस केस के अंदर इस केस के अंदर होता ये कि रॉड की वेलोसिटी में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, बट देन वो एक स्टेबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है और फिर मूव करती रहती है, और इस समय सर्किट के अंदर करंट भी जीरो हो जाता, ठीक है। तो इस केस में ये होता कि एक टर्मिनल वेलोसिटी जैसी सिचुएशन आ जाती, एक टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करके उस पर मूव करती रहती, ठीक है। और फिफ्थ केस जो था वो था आर एंड एल वाला, तो इसके अंदर, ठीक है, वी फॉलोज इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसकी वजह से द मोशन दैट यू विल सी इन द रॉड, तो एक लीनियर मोशन, मतलब वी डैम्प्ड ऑसिलेशन का मोशन हो रहा है, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल ही जाएगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड रिड्यूस तो चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने केवल एल और सी यूज़ किया होता, तो इस केस में हमने ये वाला मोशन देखा था कि एक लीनियर मोशन और एक सुपर पोजिशन, एस एच एम का सुपर पोजिशन, ठीक है। और अगर आर एल सी तीनों होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी डैम्प्ड ऑसिलेशन वी जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस को फॉलो करेगी। सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन ऑल द केसेस, ठीक है। सो गाइज, as far as theory is concerned, this is what we have for today. Now I would like to give you a teaser also, so let's have a look at teaser. सोल्यूशन टीजर का आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं इस सब्जेक्ट हेडिंग के साथ, ठीक है। सेशन का नंबर या डेट भी डाल दे तो अच्छा होगा। दिस इज 16th सेशन, दिस इज 16th सेशन। इसका जो टाइटल था वो भी आप डालें, इससे इजी रहता है आपके सोल्यूशन को जल्दी चेक करना, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स मैच में दे रहा हूँ। इस मैट्रिक्स मैच के अंदर वही सेम कंडीशन है, एक रॉड है, ठीक है। रॉड की हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इम्पार्ट कर रखी है, और उसके बाद सेकंड लिस्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यू हैव टू टेल मी अबाउट दोज ऑप्शंस। तो ये आधा मैट्रिक्स मैच है, रिमेनिंग आधा नेक्स्ट स्लाइड पे, हियर इट इज, दिस इज पी एन क्यू, दिस इज आर एन एस, एंड दीज आर योर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो डू सेंड मी योर सोल्यूशन गाइज, एंड वी विल सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस राइट, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग, इफ यू डोंट नो अबाउट Eclair yet, प्लीज गूगल सर्च अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट, यू मे जस्ट बी सरप्राइज्ड। एंड दिस इज अनदर यूट्यूब चैनल जहाँ पे कि हम KVPY और जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के हमने सोल्यूशंस डाल रखे हैं, बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन, सारी कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करते हुए, तो यू माइट वांट टू चेक दिस आउट आल्सो, ठीक है। एंड दिस इज अनदर यूजफुल लिंक ऑफ टॉपरपॉड, यू कैन गो एंड चेक हियर. So whatever batches are launched by Clever Teachers, the details of how you can enter into those batch, how you can take those batch is posted here, and it is updated regularly. So you can just keep this link with you or this QR code with you, so that you are always aware of the courses that we are launching. On that note, I will bid farewell to you guys. Thank you so much for watching the session. I'll see you in the next week.